हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार वापस से स्वागत है। हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पशुपालन को। पशुपालन की दो गतिविधियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एक तो हो गया है हमारे पास वाणिज्यिक पशुधन पालन और एक चलवासी पशुचारण। दो दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। चलवासी पशुचारण, जिसको अपन नोमेडिक हार्डिंग के रूप में जानते हैं, और दूसरा हो गया वाणिज्यिक पशुधन पालन यानी कॉमर्शियल लाइवलीस्टॉक रियरिंग। अब देखो बच्चों, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें होगा क्या, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन विद्या है। तो ये क्या हुआ करता था, हम अपना जीवन यापन करने के लिए, देखो, पशुपालन एक्टिविटी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। क्लियर है? क्योंकि हम पशुओं से जो प्राकृतिक उत्पाद है वो प्राप्त करते हैं। तो एक प्राचीन एक्टिविटी के रूप में पशुपालन के रूप को हम देख रहे हैं, जिसमें चलवासी पशुचारण प्राचीन काल से चला आ रहा है। होता क्या था इसमें, इसमें एक गडरिया होता है। देन वो गडरिया कुछ पशुओं को इकट्ठा करता है और वो दूर दराज के क्षेत्र में जाकर उसको चराने का काम करता है। और धीरे धीरे ये एक उनका एक व्यापार, एक समुदाय बन जाता है, और वो यही काम करते चले आते हैं। क्यों, वो बहुत सारे जानवर रखेंगे, चाहे से वो बकरी हो सकती है, भेड़ हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, खच्चर हो सकता है। इनको वो पालेगा, देन फिर दूर दराज के क्षेत्रों में उनको चराने के लिए लेके जाएगा, और उनसे प्राप्त उत्पाद जैसे दूध हो गया है ना, जैसे ऊन हो गया है, मांस हो गया है, चमड़ा हो गया है, इनको प्राप्त करके वो मार्केट में बेच के अपना जीवन यापन करेगा। तो इस अध्याय में हम पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री को रीड करने वाले हैं, जिसमें पशुपालन की दो मुख्य विधियों का उल्लेख किया गया है। पहला है चलवासी पशुचारण, दूसरा है वाणिज्यिक पशुधन पालन। पहला नोमेडिक हार्डिंग हो गया है, दूसरा कॉमर्शियल लाइवली स्टॉक हो गया है। तो इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चलवासी पशुचारण क्या है? तो यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। तो प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, प्राचीन काल में लोग इसको व्यवसाय के रूप में अपना चुके थे, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था। वे पानी एवं चारागाह की उपलब्धता के अनुसार अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। क्लियर है? जहां भोजन और पानी होगा, व्यक्ति वही उन पशुओं के साथ अपना निवास स्थान बना लिया करता था। तो ये चलवासी पशुचारण एक प्राचीन विद्या है, जिसमें पशुओं के साथ ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाया करता था। आगे चलेंगे। फिर चलवासी पशुचारण के तीन प्रमुख वैश्विक क्षेत्रों की बात की गई है, जिसको देख लेंगे हम। पहला जो वैश्विक क्षेत्र है वो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट, तो हमें दिखाई दे रहा है अफ्रीका, और इधर दिखाई दे रहा है अटलांटिक तट। अटलांटिक महासागर है तो अटलांटिक तट हो गया है ये। तो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ यह मंगोलिया एवं मध्य चीन कहां तक पहुंच गया है? देखो, अफ्रीका दिखाई दे रहा है आपको, अफ्रीका के तट से होके अरब प्रायद्वीप होता हुआ, यानी अरब प्रायद्वीप ये वाला इधर हमारा अरब कंट्रीज हो गया है, जैसे ईरान, इराक, ये वाले जो क्षेत्र हो गए, इधर से इधर की तरफ गमन कर गए, और यहां से होते हुए जो पश्चिमी एशिया है वहां से होते हुए ये कहां की ओर चले गया, हमारे मंगोलिया और जो चाइना वाला जो एरिया है वहां तक चले गया है। तो एक तो ये क्षेत्र हो गया है जहां पर चलवासी पशु चारण करने वाली कुछ जनजातियां निवास करती है। क्लियर है? दिमाग में हमारे वर्ल्ड मैप आ जाना चाहिए। अगर हम भूगोल को सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमें वर्ल्ड मैप तो दिमाग में सेट करना ही है। अफ्रीका, अफ्रीका के इधर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा एरिया आ गया? तो अरब देश आ गए, जैसे ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाले एरिया। और इधर से होते हुए लोग कहाँ पशुओं को चराते हुए पहुंच जाते हैं? तो मंगोलिया और चाइना तक पहुंच जाते हैं। तो एक तो वैश्विक क्षेत्र ये हो गया है। फिर दूसरा, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। अब देखो, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेशों की बात की गई है, तो इसको देख लेंगे। तो दिखाई दे रहा है आपको यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश का मतलब क्या हो गया? आप यूरोप और एशिया को देखेंगे तो इसके जो ऊपरी क्षेत्र है, यानी उच्च अक्षांशों वाले जो क्षेत्र है, उसकी बात की जा रही है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये हो गया है, दिखाई दे रहा है आपको। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या हो गया है? पृथ्वी के दक्षिणी क्षेत्र की बात की जा रही है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर क्षेत्र हो गया है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप में अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है
उसकी बात की जा रही है। साथ ही साथ अफ्रीका और मेडागास्कर, ये अफ्रीका के बगल में छोटा सा ये एरिया है जो मेडागास्कर क्षेत्र है। तो जलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्रों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिसमें उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तथा मध्य चीन का क्षेत्र एक शामिल कर लिया है। दूसरा यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश हो गए हैं। यानी हम विश्व के मानचित्र को अगर देखेंगे तो उच्च अक्षांशों वाले जो क्षेत्र है उसको अपन टुंड्रा प्रदेश कह रहे हैं। यूरोप के उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र और एशिया के उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। क्लियर। उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर क्षेत्र, ये हमारे जलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र है। आपको मैप में लोकेशन भी पूछी जा सकती है या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चों, तो ये आपको याद करना है। फिर वैश्विक क्षेत्र और पाए जाने वाले प्रमुख पशुओं की बात करेंगे हम। तो वैश्विक ऐसे विश्व स्तर पे कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पशुपालन किया जाता है और किस किस प्रकार का पशुपालन होता है या फिर कौन से पशुओं का पालन किया जाता है, इसको जान लेंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में देखो गाय और बैल प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। ये डाटा पाठ्य पुस्तक में से ऐसा का ऐसा लिया है और आपको यही याद करना है। क्लियर है। फिर दूसरा कौन सा हो गया, सहारा और एशिया। कौन सा हो गया है, सहारा और एशिया का क्षेत्र हो गया है जो आपको इधर दिखाई दे रहा है। सहारा और एशिया के मरुस्थल हो गए हैं जिनमें प्रमुख रूप से भेड़, बकरी, ऊंट का पालन किया जाता है। फिर तिब्बत एवं एंडीज, तो तिब्बत वाला क्षेत्र भारत के नॉर्थ में स्थित है और एंडीज का जो एरिया है वो दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्र है वहां पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो तिब्बत और एंडीज क्षेत्र में याक और लामा प्रमुख पर्वतीय पशु है। तो मैंने बता दिया था भारत के उत्तर की तरफ यानी हिमालय के भी उत्तर में जाएंगे तो तिब्बत पर्वत श्रृंखला है जो अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। और एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जहां पर याक और लामा प्रमुख पर्वतीय पशुओं का पालन किया जाता है। उसके बाद में आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, यानी आप लोग जान चुके हैं ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है जहां पर बर्फबारी हमेशा रहती है। तो यहाँ पर भी पशुओं का पालन किया जाता है। तो कौन से पशुओं का पालन किया जाता है, देखिए दिखाई दे रहा है रेंडियर, है ना, ये प्रमुख पशु, एक पशु है, इसके बड़े बड़े बाल होते हैं और ये बर्फीले इलाकों में ये निवास करते हैं। तो इनको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में इसको कभी भी आप लोग रीड कर पाएं। यह आप लोगों को याद करना ही है बच्चों। अब आगे चलेंगे। ऋतु प्रवास आपके एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है। पशु चारण या पशुपालन संबंधी गतिविधि के साथ साथ ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। देखो क्या होता है, हम चरवाही जो जनजाति है जो पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, उसी को अपन किस रूप में जाने, ऋतु प्रवास। देखो वर्ष के अलग अलग मौसम में ऋतुओं के अनुसार अनुयायी, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर व्यापारी हो सकता है या पशुपालक हो सकता है, कोई बात नहीं है। अनुसार जो पशुपालक है या पशुपालकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। क्लियर है बच्चों। वापस से रिपीट कर लेंगे। वर्ष के अलग अलग मौसम में ऋतुओं के अनुसार जो चरवाहे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं बेटाओ। अब ऋतु प्रवास 2 टाइप से होगा। देखो हम एग्जाम्पल ले लेंगे पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो कंडीशन देखना क्या होगा, सर्दी और गर्मी 2 प्रकार के मौसम हैं। तो सर्दियों में क्या होगा कि जो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होती है, तो जो पशु चराने वाले जो जनजाति है वो पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर आ जाती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में बर्फबारी होती नहीं है और मैदानी क्षेत्र में टेम्परेचर अनुकूल होता है और पशुओं को चराने के लिए जो घास है वो अवेलेबल होती है। तो शीत ऋतु में क्या होगा, जो चरवाहे हैं वो पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर गमन कर जाते हैं, जिसको ऋतु प्रवास कह रहे हैं। फिर दूसरी बात, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, सेम कंडीशन, ये पर्वत है और ये मैदान है। तो मैदानी क्षेत्र से, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जो वनस्पति है वो खत्म हो जाती है, तो मैदानी क्षेत्र से जो पशु चारक हैं वो क्या करेंगे, अपने पशुओं को इधर ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे, यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर लेके जाएंगे जहां पर उनको वनस्पति मिल जाएगी पशुओं को चराने के लिए। तो ये जो गतिविधि है कि ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं,
इसी को हम किस रूप में जान रहे हैं बेटाओ? ऋतु प्रवास के रूप में जान रहे हैं। क्लियर? अब इसको पढ़ भी लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है, क्योंकि शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की स्थितियां बन जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी तो फिर जो जानवर है वो परेशान हो जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, जिसकी वजह से जो पशु चारक है वो पर्वतीय क्षेत्रों से अपने पशुओं को मैदानी क्षेत्र में ले जाते हैं। फिर आगे चलेंगे। इधर क्या हो रहा है? ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों से पुनः पर्वतीय क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में चारा और पानी की समस्या अवेलेबल हो जाती है, तो पर्वतीय मैदानों पर घास उगाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में तो क्या होगा? घास वगैरह उगाया करती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर अनुकूल हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो मैदानी क्षेत्र से ग्रीष्म ऋतु की ओर गमन कर जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसको नोट कर लेना बेटाओ। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया समुदाय के लोग ऋतु प्रवास संबंधी गतिविधियां किया करते हैं। बेटाओ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार कर लेना बेटाओ। या आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा समुदाय है जो ऋतु प्रवास करता है, या फिर ये पूछ लेगा कि भारत में हिमालय की कौन सी जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया समुदाय के लोग चरवाहे या फिर ऋतु प्रवास किया करते हैं। क्यों करते हैं ऋतु प्रवास मैंने आपको समझा दिया है, एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलेंगे बच्चों। टुंड्रा प्रदेश में प्रवास की बात करेंगे। चरवाहे ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। देखो टुंड्रा प्रदेश का मतलब हो गया है वो क्षेत्र जो कि हमारे जो उच्च अक्षांश है उन क्षेत्रों में स्थित है, या उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र है जैसे यूरेशिया का जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है ना। तो टुंड्रा प्रदेश में चरवाहे ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत काल में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। क्लियर है? सही चीज है। ग्रीष्म काल में तो क्या करेंगे ये, यानी गर्मियों में ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे। तो अपन ऐसे वैश्विक ग्लोब पे भी देखेंगे ना बच्चों, ऐसे गोला देखेंगे तो ग्रीष्म काल में भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये क्या करेंगे ग्रीष्म काल में इधर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे। और शीत ऋतु में क्या होगा? तो शीत ऋतु में बिल्कुल इसी तरह से, शीत ऋतु में जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर भयंकर -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर वो प्रवास कर देंगे। बेटाओ समझ गए? शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवास करेंगे। क्लियर बच्चों? अब जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर मोस्टली जब भी पढ़ेंगे तो बेटाओ जो मैप है वो बिल्कुल आंखों के सामने रख के पढ़ना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कम से कम 4-5 मैप है, वो इसलिए दिया गया है ताकि आप कंपैरेटिवली देख सके मैप को कि टुंड्रा प्रदेश कौन से हैं, अफ्रीका का प्रदेश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का क्षेत्र कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र किसे कहते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके हम इसका सटीक अध्ययन कर पाएंगे बेटाओ। क्लियर? मैंने वीडियो में बार बार बताया है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र मतलब 0 डिग्री क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश यानी उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री के आसपास वाले जो एरिया है वो टुंड्रा घास के मैदान बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप 11th क्लास ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, इस साल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। चलवासी पशु चारकों की संख्या में कमी के कारण, अब देखो बेटाओ चलवासी पशु चारकों की संख्या में कमी की बात की जा रही है यहाँ पर कि ऐसा क्या हो गया कि जो चलवासी पशु चारण है वो इनकी संख्या कम हो गई है। तो देखो पहली बात मैंने बताया था ये एक प्राचीन व्यवसाय है जिसमें क्या होता था, लोग पशुओं को पालते थे और उन पशुओं के साथ जीवन यापन करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वैश्विक स्तर पे तो बिल्कुल वो बदल चुकी है। इंटरनेट का जमाना है भैया, आजकल कौन भेड़ बकरियों को पालता रहेगा, कौन चराता रहेगा। तो इसका दमन अचानक से नहीं हुआ है, ये गतिविधि अचानक से खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे हुई है। और इसका कारण क्या है तो ये आपको इधर स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा था कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण किया गया, तो जो चलवासी पशु चारण है उनके लिए देश की सीमाएं महत्वपूर्ण नहीं रहती, लेकिन और ना ही पशुओं के लिए होती है। पशुओं को तो यहाँ
जैसे भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है, भारत में जैसे घास है और इधर पाकिस्तान के एरिया में घास नहीं है, तो पाकिस्तान के एरिया के पशु जो चारक है वो भारतीय एरिया में आएंगे। लेकिन राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया है तो इधर के लोग इधर नहीं आ पाएंगे, तो ऐसी जो पशुचारण वाली जो गतिविधियां है वो फिर खत्म होगी। तो वैश्विक स्तर पे एक तो कारण ये हो गया है। फिर दूसरी बात, कई देशों के द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। तो कई बार क्या हो गया है, या फिर अमूमन ऐसा होता है और आज हो भी रहा है, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है या घास के जो मैदान है, वहां पर बिल्डर्स ने क्या बना दिए हैं, वहां पर बिल्डर्स ने पर्यटन को लुभाने के लिए होटल्स बना दिए हैं, बस्तियां बना दी है, कॉलोनियां बसा दी है ताकि वो पैसा कमा सके। तो जो पशुचारण वाला जो एरिया है वो खत्म हो गया है, और पशुचारण का एरिया खत्म हो गया तो पशु स्वतः ही खत्म हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा चलवासी पशुचारण। फिर आगे चलेंगे। दूसरा आपके इसमें कंटेंट दिया गया है वाणिज्यिक पशुधन पालन का। बेटा तो पहले अपन ने पढ़ लिया है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक आदिम व्यवसाय है ना। इसमें प्राचीन तरीके से हम क्या करते थे, पशुओं को पालते थे और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों से बेचकर हम लाभ कमाया करते थे। इसमें क्या हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वाणिज्य यानी धन कमाना। वाणिज्यिक पशुधन पालन, उस देश से क्या होगा, धन कमाना। देख लेते हैं। वाणिज्यिक पशुधन पालन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय का एक रूप है। तो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित एक पूंजी प्रधान व्यवसाय है। फिर आगे चलेंगे, व्यवस्थित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वाणिज्यिक पशुधन पालन के अंतर्गत एक बड़े भूभाग को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पशुपालन किया जाता है। तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके का यह पशुपालन होगा। इसमें होगा क्या, एक व्यापारी पर्वतीय क्षेत्र के बड़े हिस्से को खरीद लेगा जहां पर घास का उत्पादन होता है। अब इसको खरीदने के बाद में क्या करेगा, इस भूखंड के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, जहां पर एक तरफ तो पशुओं को बांधा जाएगा, दूसरी तरफ उसका चारागाह होगा, किसी हिस्से में उसके लिए पानी की फैसिलिटी होगी, इस तरह से। अब आगे चलेंगे, बाजार और लाभ की बात करेंगे। एक मिनट, बाजार और लाभ की बात करेंगे बच्चों। वाणिज्यिक पशुधन पालन में व्यवसाय पशुओं से प्राप्त उत्पाद जैसे दूध, मांस, खाल, ऊन आदि को बाजार में बेचकर एक बड़ा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्लियर। अब आगे चलेंगे। वाणिज्यिक पशुधन पालन के अंतर्गत वैज्ञानिक देखभाल की बात करेंगे। क्या होगा इसमें, देखो अगर अब तक क्या हो रहा था, चलवासी पशुचारण में तो हमने पशुओं को पाला, जहां मन किया उधर ही उन पशुओं को चराने के लिए निकल गए। उसमें किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जो पशु नेचुरल तरीके से जी रहा है वो जी रहा है, लेकिन इधर क्या है, व्यवसाय, ये व्यवसाय बन गया है। और पशुओं को पालकर उनका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी तो उसमें पैसा लगेगा भाई। जैसे बड़े एरिया को परचेज करना, किसी बड़े एरिया को खरीदना, देन पशुओं के लिए उसी जगह पर चारे की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, उनकी हेल्थ के लिए टाइम टाइम पर डॉक्टर को बुलाना है ना, या फिर उनको विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन और दवाइयों से उनको ऐसे हेल्थी रखना, इस जिम्मेदारी हो जाती है। अगर गर्मी का टेम्परेचर है तो उनके लिए कूलर पंखे की व्यवस्था करना, तो इन सब चीजों में पैसा लगता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वाणिज्यिक पशुधन पालन में वैज्ञानिक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। कैसे, इसमें व्यवसाय को पशुओं की वैज्ञानिक ढंग से देखभाल करनी होती है। व्यवसाय समय समय पर पशुओं के प्रजनन, उसके बाद में उनका जनानकी सुधार, उसके बाद में उनकी बीमारियों के उपचार और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है। फिर अब आप लोग समझ चुके होंगे चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर है। बेटाओ, चलवासी पशुचारण में मन मर्जी से व्यक्ति पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराता है, आज कहाँ, परसों कहाँ, नरसों कहाँ। लेकिन वैज्ञानिक वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या होगा, एक ही एरिया होगा, उसी एरिया में पशुओं के लिए उसी स्थान पर चारा, पानी और जो घास है वो सारी चीजें, मेडिकल फैसिलिटी, वो सारी चीजें एक ही जगह पर अवेलेबल करवानी होगी। इधर लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है चलवासी पशुचारण में,
लेकिन वाणिज्यिक पशुधन पालन का मेन उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, इसको व्यवसाय के रूप में स्टेब्लिश कर देना। और व्यवसाय के रूप में स्टेब्लिश करके, है ना, वो क्या क्या चीजें बेच देगा? तो दूध बेच देगा, ऊन बेच देगा, खाल बेच देगा, है ना, ये चीजें बेचकर वो लाभ कमाएगा। तो जो वाणिज्यिक पशुधन पालन है, इसका मेनली उद्देश्य लाभ कमाना है और इसको एक व्यवसाय के रूप में स्टेब्लिश करना है। क्लियर है? अब आगे चलेंगे, जिसमें वैश्विक क्षेत्र की बात की गई है कि प्रमुख देश कौन से हैं जो वाणिज्यिक पशुधन पालन जैसी गतिविधियों को अपनाते हैं। तो देख रहे हैं, न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है आपको, अंडरलाइन कर लेना। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है, वाणिज्यिक पशुधन पालन करने वाले प्रमुख देश है। तो इन राष्ट्रों को ऐसा का ऐसा आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है, देन एक मैप लेना है और उस मैप में न्यूजीलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, उरुग्वे कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है, इनको लोकेट करना है बेटाओ, क्योंकि आपके 4 नंबर का एक मैप बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर बच्चों? भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत था। आप लोगों ने चैप्टर 4 के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ा है और दूसरे वाले पोर्शन में हमने जो पशुपालन है वो वाली गतिविधि पढ़ ली है। इस वीडियो को 2 या 3 बार आप लोग देख लें, इससे ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आप चैप्टर को जैसे उठाएंगे ना, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से लाइक शेयर करते रहेंगे तो मैं और नए नए वीडियो और अट्रैक्टिव वीडियो लेके आऊँगा और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।